लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख में लेखक ने एक गहरी और कड़वी बात कही है कि समाज और राजनीति में मूर्खतापूर्ण विचार शायद कभी मरते नहीं। जैसे पुरानी बीमारियों के नए नए रूप लौट आते हैं, वैसे ही पुराने गलत विचार भी बार बार जिंदा हो जाते हैं। चाहे वो अमेरिका फर्स्ट जैसा अलगाववादी नारा हो या फिर सब कुछ मुफ्त जैसी असंभव नीतियां। लेख की शुरुआत एक फिल्म के दृश्य से होती है, जिसमें एक पिता कहता है कि उसका बेटा 28 साल बाद भी वही है, कोई प्रगति नहीं हुई। लेखक कहता है यही हाल अमेरिका की नीतियों का है। पिछले 28 सालों में हमने जिन गलत विचारों से सबक सीखा था, वो फिर लौट आए हैं। अमेरिका फर्स्ट जैसी सोच ने, जिसने कभी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया, आज फिर राजनीतिक नारों में गूंज रही है। लेखक बताते हैं कि एक तरफ कुछ दक्षिणपंथी नेता पुराने राष्ट्रवादी विचारों को फिर से जीवित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वामपंथी समूह जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका जैसी आर्थिक योजनाएं पेश कर रहे हैं, जो सुनने में तो आकर्षक लगती हैं, जैसे हर किसी को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, 32 घंटे का हफ्ता और ओपन बॉर्डर नीति, लेकिन जिनका कोई यथार्थवादी आधार नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे प्रयोग हुए, चाहे वो वेनेजुएला हो या 1970 के दशक का स्वीडन, नतीजा आर्थिक तबाही ही रहा। लेख आगे चेतावनी देता है कि अगर समाजवाद एक मूर्खता है, तो उससे भी खतरनाक है मूर्खों का समाजवाद, यानी यहूदी विरोधी सोच जो अब अमेरिकी दक्षिणपंथ में भी उभर रही है। लेखक उदाहरण देता है कि कैसे टकर कार्लसन ने खुले तौर पर यहूदी विरोधी विचार रखने वाले निक फुएंटेस को मंच दिया और प्रतिष्ठित थिंक टैंक ने भी उसका बचाव किया। आखिर में लेखक कहता है, ये सब बताता है कि अमेरिका ने असल में कोई प्रगति नहीं की। जिन विचारों को इतिहास ने दफन कर दिया था, वही फिर नए चेहरे, नए नारे और नए झूठ के साथ लौट रहे हैं। जैसे अल पचीनो के उस डायलॉग में कहा गया था, ही इज मेड नो प्रोग्रेस। अमेरिका भी शायद वहीं खड़ा है, अपनी पुरानी गलतियों के बीच, बिना किसी सबक के। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में पूर्व अमेरिकी फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा की किताब द लुक के जरिए उस सफर को याद किया गया है, जिसने उन्होंने सिर्फ कपड़े नहीं पहने, बल्कि फैशन को अपनी पहचान, प्रतिनिधित्व और प्रतिरोध का जरिया बना दिया। ये किताब बताती है कि मिशेल ओबामा के स्लीवलेस ड्रेस ने कैसे अमेरिकी समाज में एक सांस्कृतिक बहस छेड़ दी थी, मानो उनके शरीर पर नहीं, बल्कि उनकी आजादी और अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा हो। लेख बताता है, जब मिशेल ओबामा ने अपने पहले आधिकारिक फोटो में बिना बाजू वाली काली ड्रेस पहनी, तो मीडिया और आलोचकों में हड़कंप मच गया। न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने लिखा, मिशेल ओबामा फिर बिना स्लीव्स के नजर आई। कांग्रेस ने पति बराक ओबामा के भाषण के दौरान जब उन्होंने अपने खुले बाजुओं के साथ हिस्सा लिया, तो कुछ ने इसे अनुचित कहा। किसी ने मौसम के खिलाफ और एक अखबार ने तो हेडलाइन दी, अप इन आर्म्स, यानी बाजुओं पर बवाल। मिशेल लिखती हैं, जैकलिन कैनेडी जैसी पूर्व फर्स्ट लेडीज ने भी स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी, लेकिन उन पर कभी ऐसा तूफान नहीं मचा। उन्हें लगा ये सिर्फ उनके कपड़ों पर नहीं, बल्कि उनकी ब्लैक आइडेंटिटी पर हमला था, मानो वो उस दुनिया के नियम नहीं समझती जिसमें वो पहुंची थी। किताब में मिशेल बताती हैं कैसे हर छोटी बात, उनके कपड़ों से लेकर हंसी तक को गलत ठहराया गया। यहाँ तक कि जब उन्होंने ग्रैंड कैन्यन की यात्रा में शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स शूज पहने, तो एक अखबार ने उन्हें कॉमन कह दिया। मिशेल को ये बात इसलिए और चुभी क्योंकि वो टिप्पणी एक अश्वेत महिला पत्रकार की थी। वो लिखती हैं, मैं पहली ब्लैक फर्स्ट लेडी थी, नई भूमिका समझ रही थी और मुझे बार बार याद दिलाया जा रहा था कि मैं कितनी अलग हूं। लेख आगे कहता है, मिशेल ने इन सब के बीच फैशन को आवाज बना दिया। उन्होंने नामी डिजाइनरों के बजाय नए, खासकर ब्लैक, एशियाई और लैटिना डिजाइनरों को बढ़ावा दिया। जब सभी को उम्मीद थी कि वो इनॉग्रेशन बॉल में मशहूर डिजाइनर ऑस्कर डी ला रेंटा की ड्रेस पहनेंगी, तो उन्होंने नए ताइवानी अमेरिकी डिजाइनर
जैसन वू की सफेद गाउन पहनी। वो लिखती हैं, मैं दिखाना चाहती थी कि परंपरा तोड़ना भी बदलाव की शुरुआत है। अंत में लेख कहता है, मिशेल ओबामा के लिए फैशन सिर्फ दिखावे का माध्यम नहीं था, बल्कि समाज को आईना दिखाने का तरीका था। उन्होंने साबित किया कि एक अश्वेत महिला भी व्हाइट हाउस की दीवारों के बीच अपनी जगह, अपनी आवाज और अपनी पहचान खुद गढ़ सकती है, और शायद यही उनकी असली ताकत थी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में दुनिया भर में उठ रही नई पीढ़ी जेन जी की नाराजगी को गहराई से समझने की कोशिश की गई है। लेख कहता है, आज के नौजवान अब भाषणों या नारों से नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं से बदलाव चाहते हैं। उन्हें हॉस्पिटल चाहिए, स्टेडियम नहीं, स्कूल चाहिए, सुपर यॉट नहीं। ये आवाजें उस टूटते भरोसे का संकेत हैं जो कभी नागरिकों और सरकारों के बीच सामाजिक अनुबंध के रूप में था। यानी सरकार जनता के टैक्स से उसे बेहतर जीवन देगी। लेख के मुताबिक इस वक्त दुनिया एक उल्टी दिशा में जा रही है। अमीर देशों ने अपने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर निवेश घटा दिया है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है 84% देशों ने इन सेवाओं में कटौती की है। अमेरिका समेत अमीर देशों की विदेशी सहायता घटने से गरीब देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत और बिगड़ रही है, जबकि दूसरी तरफ वैश्विक निजी संपत्ति लगातार बढ़ रही है। 1995 से अब तक निजी संपत्ति में $342 ट्रिलियन की वृद्धि हुई, जो सार्वजनिक संपत्ति से 8 गुना ज्यादा है। लेख चेतावनी देता है, अगर सरकारें इसी तरह अमीरों को और अमीर बनने देंगी और सार्वजनिक सेवाओं को नजरअंदाज करती रहेंगी, तो असमानता और गुस्सा दोनों बढ़ेंगे। अगले 10 साल में $70 ट्रिलियन अमीर परिवारों की अगली पीढ़ी को विरासत में मिलने वाले हैं। यानी असमानता अब स्थायी हो रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं सिर्फ अमीरों तक सीमित हो गई हैं और गरीब बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं। यही हताशा अब सड़कों पर विरोध के रूप में दिखती है। लेख कहता है, थाईलैंड या अफ्रीका के कई देशों की तरह अगर सरकारें चाहें तो मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं संभव हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकारें निजी मुनाफे की बजाय राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति पर ध्यान दें और स्वास्थ्य या शिक्षा को व्यापार नहीं, अधिकार के रूप में देखें। द वायर में प्रकाशित लेख में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विश्व कप जीत के जरिए उस लंबे और कठिन सफर की कहानी कही गई है जो इन खिलाड़ियों ने मैदान तक पहुंचने से पहले तय किया। लेख बताता है, इस जीत की असली ताकत सिर्फ बल्ले या गेंद में नहीं, बल्कि उन संघर्षों में है जो इन लड़कियों ने समाज, परिवार और हालात के खिलाफ लड़े। क्रिकेट, जिसे कभी जेंटलमैन गेम कहा जाता था, अब इन महिलाओं ने उसे सचमुच एवरीवन का गेम बना दिया है। लेख में कई खिलाड़ियों की कहानियों के जरिए ये दिखाया गया है। इस टीम की हर खिलाड़ी ने मैदान के बाहर भी बड़ी जंग लड़ी है, जैसे दीप्ति शर्मा, जिनके पिता को पड़ोसी कहते थे लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती। आज वही लोग उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। शेफाली वर्मा, जो एक समय टीम से बाहर हो गई, लेकिन वापसी कर फाइनल में भारत की जीत की नींव रखती। वही जेमिमा रॉड्रिक्स ने ट्रोलिंग और मानसिक दबाव झेलकर बल्ले से जवाब दिया। और आदिवासी इलाके से आने वाली क्रांति गौड़ ने यह साबित किया, हुनर जात पात या शहर से नहीं, जिद से आता है। लेख ये भी दिखाता है, इन खिलाड़ियों की कहानियां सिर्फ खेल की नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की मिसाल है। अमनजोत कौर जैसे खिलाड़ी, जिनके पिता एक कारपेंटर हैं, या रेणुका ठाकुर, जिन्होंने किसान परिवार से निकलकर विश्व मंच पर नाम कमाया। इन सब की जीत में परिवारों के त्याग, समाज के ताने और लड़कियों की दृढ़ इच्छा शक्ति की झलक मिलती है। कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम इस संघर्ष की अगुवाई का प्रतीक बनकर उभरा है। एक ऐसी नेता जिसने हार मानने वाले दौर में टीम को इतिहास रचने तक पहुंचाया। लेट्स माइक आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch